हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के क्लास में। आज हम एनसीईटी 2023 का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईआईटी रोपड़ से बीएससी बीएड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आती है जिसमें आपको मैच द फ्लोइंग होता है और फर्स्ट कॉलम में आपको ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज दिए होते हैं और आपको रीजन मिलान करना है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स क्यों शो करते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये क्यों शो करती है? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसके वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो ए का आपका हो जाएगा थर्ड। और सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, इसके वजह से आपको एलॉय फॉर्मेशन भी होता है। थर्ड आपका प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जो भी चार्ज और साइज की रेशियो होती है वो बहुत हाई होती है और जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, इसके वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये ज्यादातर करते हैं। तो इसकी सी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। अब आते हैं इंटरस्ट्रियल कंपाउंड। इंटरस्ट्रियल कंपाउंड क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल होते हैं, इसके वजह से होते हैं इसके प्रॉपर्टी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर डी ब्लॉक से आई हुई है जो कि केमिस्ट्री से है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है लाइफोलिक कोलाइड्स आर। लाइफोलिक कोलाइड्स क्या होते हैं ये आपको डिस्कस करना है। तो नॉट इजिली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। हाँ, ये बात तो सही है, हम लाइफोलिक कोलाइड्स को हम अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से भी अच्छी तरह से नहीं देख पाते, तो ये ऑप्शन तो सही है। सेकंड में दे रहा है इजिली प्रिसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ये इजिली प्रिसिपिटेट नहीं होता है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेबल होता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि लाइफोलिक कोलाइड आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। नहीं, ये स्पेशल मेथड से नहीं फॉर्म होते हैं, ये तो रॉन्ग है। एग्रीगेट ऑफ मेनी मोलिक्यूल्स, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन आ जाता है ए एंड सी। तो आपका थर्ड नंबर सही होगा। ये आपका सरफेस एंड केमिस्ट्री चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेशन एंड टू कंट्रोल स्ट्रेस लेवल इज। ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मिलता है। इसका आंसर आपका इंसुलिन होगा। अगर ये आपको याद होगा तभी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करें। और इस चैप्टर जो है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सारी चीज याद करने ही वाली है। चलिए हम आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये सेम जैसे कि हमने ऊपर की तरफ किया हुआ है वैसे ही सेम क्वेश्चन है। कलर्ड आयन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये आपका कैसे शो होता है? तो ये आपका शो करता है डीडी ट्रांजिशन इन मेटल आयन के थ्रू। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन मेटल, ये आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट, हाई चार्ज साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन। और आपका एलॉय फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन मेटल, ये आपका हो जाएगा सिमिलर आयोनिक रेडियाई ऑफ मेटल आयन। और आपका बच गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी बाय ट्रांजिशन मेटल, ये आपका होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि आपने ऊपर की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 में किया सेम उसी की तरह यही क्वेश्चन सेम वही है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डी ब्लॉक से ही आया हुआ है, डी ब्लॉक से ये चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई हुई है। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। रेसिमिक मिक्सचर क्या बोलते हैं? जिसमें आपको जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। कैरेलिटी किसे बोलते हैं? कैरेलिटी उसे बोलते हैं जिसमें जो भी, जैसा कि ये कार्बन हो गया, इसके जो भी चारों एलिमेंट हो अगर वो अलग अलग होते हैं तो उसे हम कैरेलिटी बोलते हैं। तो कैरेलिटी मतलब नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स इमेज। अगर हम इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो उसका हम अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो
नॉट सुपर इम्पोज होगा, इसका मतलब बी का आपका 4 हो जाएगा। और इसके बाद से इन्वर्जन पर बात करें तो इन्वर्जन का आपका हो जाएगा a product of a reaction at an asymmetric carbon atom which has substituent on the opposite side of group replace। अब लास्ट वाली बच गई आपकी रिटेंशन। रिटेंशन होती है जिसमें आपका जो भी प्रिजर्वेशन और स्पाइटल अरेंजमेंट है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, मतलब वो प्रिजर्व रहता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिंग वाइज है, ये आपको देखना होगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेंजोइक एसिड फॉर्म्स ए डाइमर इन बेंजीन assuming the compound to be 100% associated, the elevation in boiling point of 0.1 molar of this solution is। यहाँ पे आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो आपको एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। यहाँ पे I आपका भांटा फैक्टर होता है और ये आपका KB होता है जो एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे आपका M होता है जो कि आपका मोललिटी होता है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट कर लेना है और आपको आंसर आना है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा डेल्टा टीवी इक्वल टू, यहाँ पे वैंट ऑफ फैक्टर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 100% आपको डाइमराइजेशन यहाँ पे शो कर रहा है, 100% आपका डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब। और सिंस टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ डाइमर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फॉर्म अ डाइमर, तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू हो जाएगा 0.5, क्योंकि सिंस टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ डाइमर, दो मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं एक डाइमर को फॉर्म करने में, इसलिए यहाँ पे आई का वैल्यू आपका 0.5 हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आपका होता है आई इक्वल टू के बी इंटू एम, और के बी का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.9 दिया हुआ है, और m का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.1 मोल। तो चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। I इक्वल टू 0.5 इंटू के बी का वैल्यू दी हुई है 4.9 और m की वैल्यू दी हुई है 0.1। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको 0.245 केल्विन आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछ रहा है कि हम स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों ऐड करते हैं। तो हम इसे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि रिएक्शन में से वाटर को निकालने में मदद करता है। तो टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन, इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सेंटर्स आर, ये आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। एप सेंटर हम किसे कहते हैं ये हमको पूछ रहा है। एप सेंटर हम एनायनिक साइट ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एप सेंटर कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले कौन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप जुटा हुआ है, वो आपको सबसे पहले देखना होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ई में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1 2 3 डोनेटिंग ग्रुप जुटे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो ई हम फर्स्ट नंबर पे ले लेंगे। सेकंड नंबर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी Na2 है, ये भी सेकंड नंबर पे है, जो कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे है, इसलिए हम यहाँ पे ये हम 2 नंबर पे लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर में ऑर्थो पोजीशन पे है, ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे यहाँ पे भी NO2 है, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे।
ये NO2 होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे आप सी नंबर में देख सकते हैं ये Cl लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सबसे आपको लास्ट में आएगा, मतलब 5 नंबर पे। तो सबसे पहले आपका ई ऑप्शन होगा, ई। उसके बाद से आपका हो जाएगा बी। उसके बाद से आपका हो जाएगा ए। उसके बाद से आपका हो जाएगा डी। उसके बाद से आपका हो जाएगा सी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एडवांटेज टू अदर मेथड इन डिटरमाइनिंग द मोलर मासेज ऑफ सोल्यूट बिकॉज। चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ये तो एकदम सही है। इससे पहले मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके बता देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू टी होता है। तो यहाँ पे इट इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, हाँ हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट इज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, नहीं हम आयनिक कंपाउंड का तो मोलर मास इससे हम नहीं फाइंड कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट इज मेजर एट रूम टेम्परेचर, हाँ हम ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी सही है। और मोललिटी इज द सॉल्यूशन इज यूज्ड, ये जो आपका सी है ये एक आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो कि आपको मोललिटी ही है, तो ये भी आपका सही है। और आपका ई ऑप्शन कह रहा है ये आपका मोलरिटी है। और आपका सेकंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन कह रहा है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज, ये आपका गलत है क्योंकि हम यहाँ पे मोलरिटी यूज करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए सही है, सी सही है और डी भी सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कंसीडर द रिएक्शन 14H प्लस Cr2O7 एक रिएक्शन दी हुई है, और हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ इक्वेशन ये दी हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, 1 फैराडे कोरस्पॉन्डिंग टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है। 1 मोल ऑफ Cr2O7 को रिड्यूस करने में हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे जो भी फैराडे होगा वो 6 फैराडे इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है 1 मोल ऑफ Cr2O7 को रिड्यूस करने में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कैलकुलेशन वाइज है। तो ये आपको डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एक्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और रेट कांस्टेंट आपको दी हुई है। आपको यहाँ पे हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता ही होगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। इसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 0.693 बाई के की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁴। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.93 × 10⁻³ सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्पार्टम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप रिमेंबर होगा तभी आप इसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एस्पार्टम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज ऑफ इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RNA is one of nucleic acid. On the basis of various function, RNA is divided into mRNA, tRNA and RNA. Which of the above is responsible for protein synthesis? ये भी आपको रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन ही है। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उससे आया हुआ है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा mRNA। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तभी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी को थ्रोली आपको रीड करना होगा, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर कैप्रोलिसियम। इसमें आपको जो भी फिगर है ये आपको सेम एनसीईआरटी में आपको गिवन है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये आपका पॉलीमर चैप्टर है जो एनसीईआरटी में उससे आया हुआ है।
इसका आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द टू कंडीशन रिक्वायर्ड आर। कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो हम चलिए पढ़ते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ कोई भी कोलिजन थ्योरी होती है तो उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी सही है, अगर दो भी मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो अच्छी तरह से कोलाइड करेगी, तो ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ये कुछ सही नहीं लग रहा, ये आपका ऑप्शन गलत है। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं प्रॉपर होना चाहिए, हमने ऊपर देख रखा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, तो आपका ए एंड बी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For concentrating on or containing ZNS and PBS the depression used as, ये आपका मेटलर्जी करके एक चैप्टर का आपने नाम सुना होगा, जिसे एनसीईआरटी में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करके नाम से दिया होगा। ये उस क्वेश्चन, ये भी आपको रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन ही है, अगर आपको याद होगा तब आप इसे कर पाएंगे। रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर कंसंट्रेटिंग एंड और कंटेनिंग जेडएनएस पीबीएस द डिप्रेसेंट यूज्ड है। इसमें जेडएनएस और पीबीएस में डिप्रेसेंट कौन सा यूज करते हैं, जिसे हम NaCN बोलते हैं, जिसे सोडियम साइनाइड कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज ऑलवेज एन। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज ऑलवेज एन, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स विच हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, जिसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे आपका n है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम यहाँ पे आपको Cr3 प्लस में पाया जा रहा है। यहाँ पे Fe क्या है, Fe2 प्लस में पाया जा रहा है। यहाँ पे जिंक भी आपको 2 प्लस में है, और यहाँ पे कोबाल्ट भी यहाँ पे 3 प्लस में। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम 3 प्लस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3। जैसे कि आप क्रोमियम का लिखते हैं, क्रोमियम का आपका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d4, ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया। इसमें से यहाँ पे 3 पॉजिटिव शो कर रहा है, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसमें से हम 2 रिमूव कर देंगे और इसमें से हम 1 रिमूव कर देंगे। तो इसी की तरह Cr3 प्लस का जो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये बन चुका है। तो आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5, और आपके पास 3D में आपको 3 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, तो आप इसे फिलअप करें 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको कितना होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 3 हुई। वैसे ही आप अब u फर्स्ट के लिए आप u की वैल्यू कैलकुलेट करें, u की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2, तो इसकी आपकी वैल्यू आती है 3.87, इसकी आपकी रेंज आती है। ऐसे ही मैं अगर Fe2 प्लस का देखता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आता है, Fe2 प्लस का अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसका 3d6 आता है। ऐसे ही अगर आप जिंक 2 प्लस का लिखेंगे तो आपका इसका 3d10 आता है, और इसी तरह आपका इसका लिखेंगे तो आपका इसका आता है 3d6।
इसका आपका 3D6 आता है। 3D6 आता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना होगा ये एक इथाइल है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम इसके फिलअप जो करेंगे, इसका फिलअप ऐसे नहीं होता वन, इसमें फिलअप होता है वो पेयरिंग के साथ ही होता है। जो हम 3D में फिलअप करेंगे 1 2 3 5 डब्बे बना लिए, इसमें जो फिलिंग होती है, इसमें जैसा कि आप फिलिंग करते थे एक, उसके बाद से फिर दूसरे बॉक्स में एक, फिर तीसरे बॉक्स में एक फिलअप करते थे, इसमें आपको फिलअप करना होगा पेयर में। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 0 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। तो इसका फोर्थ का आपका u की वैल्यू भी 0 ही आएगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 है। ऐसे ही आप सेकेंड की u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपकी n का वैल्यू है सेकेंड नंबर में, सेकेंड का अगर आप देखें तो n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। इसका बॉक्स बनाया, हमें कितना फिलअप करना है 6, तो पहले 1 2 3 4 5 भर दिया, और लास्ट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिले हैं 4। 4 × 4 + 2, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.90 आएगा। चलिए हम अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में तो आपका 3D10 है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम 3D ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5 डिब्बे बना लिए। अब इसमें हमें 10 इलेक्ट्रॉन फाइल फिलअप करना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें n की वैल्यू 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका u की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आपका किसका होगा, सेकंड ऑप्शन का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीचों में नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड एसिटिल्डिहाइड, इसमें तो ये होता ही है। 2 कीटोन्स मॉलिक्यूल, इसमें भी होता है। 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन मॉलिक्यूल्स, इसमें भी होता है। 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, इसमें आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये गलत है। तो ये आपको आप क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है डज नॉट टेक प्लेस, इसका मतलब आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रोजनमूल बेंजोल क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोल्डिहाइड बाय यूजिंग। हम रोजनमूल रिएक्शन में बेंजोल क्लोराइड को कैसे कन्वर्ट करते हैं बेंजोल्डिहाइड बाय, हम इसमें HDPDBSO4 का यूज करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो कैसे आप देखेंगे, जितने अच्छे डोनेटिंग ग्रुप उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में C6H5NH2, मतलब बेंजीन से आपका एक NH2 यहाँ पे जुटा हुआ है। तो बेंजीन तो आपका डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, मतलब फोर्थ नंबर पे आएगा। चलिए हम सेकंड देखते हैं। NH के साथ आपका 2 CH3 और CH3, 2 CH3 जुटे हुए हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा डोनेटिव ग्रुप है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और ये आपको देख, अगर हम डी नंबर देखें जिसमें आपको है CH3NH2, इसमें आपका एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर में देखें तो यहाँ पे एक भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, मतलब ये 3 नंबर पे आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा, बी सबसे आगे सही है, उसके बाद से डी, उसके बाद से सी, उसके बाद से ए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BF3 इज स्लाइटली बेंट, पिक द करेक्ट चॉइस ऑफ प्लेस ऑन द लोन पेयर। BF3 में हमें देखना है कि लोन पेयर कहाँ पे होता है, तो चलिए हम BF3 पहले बनाते हैं। BF3, BF3 का ये स्ट्रक्चर होगा। इस क्वेश्चन में बोनस है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि BF3 में हम कोई भी लोन पेयर, हम यहाँ पे कोई भी लोन पेयर यहाँ पे हम पाते ही नहीं, मतलब ये एक बोनस क्वेश्चन है जो कि गलत से आ चुका है। तो BF3 में कोई लोन पेयर होता ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ कि आप देख सकते हैं। चलिए हम एक बार ऑप्शन भी पढ़ के देख लें।
बोथ लोन पेयर आर एट एक्सियल पोजीशन, इसमें तो लोन पेयर होता ही नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बोथ लोन पेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसमें भी लोन पेयर की बात हो रही है। वन पेयर एट एक्सियल, अदर पेयर एट इक्वेटोरियल, ये भी तो नहीं होगी। पोजिशनल ऑफ बोथ लोन पेयर्स इज फ्लेक्सिबल, BF3 में तो लोन पेयर होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका एक बोनस की तरफ है, इसमें कुछ एरर हो गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On treating phenol with chloroform followed by hydrolysis in the presence of alkali produce, अगर आप फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्कली प्रोड्यूस, तो आपको सैलिसिल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखो क्या हुआ, XeF2, XeF4, XeF6 हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको लोन पेयर्स काउंट करना है कि किसमें कितने लोन पेयर है। तो चलिए देखते हैं। जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम दो फ्लोरीन कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको लोन पेयर कितने बन रहा है, 1 2 3, मतलब XeF2 में आपको 3 लोन पेयर बन रहे हैं, इसमें आपको 3 बन रहे हैं। अब XeF4 के साथ देखना, F F F F, इसमें आपको 2 लोन पेयर बन रहे हैं। अब चलिए XeF6 के साथ देख सकते हैं। आपको पता ही होगा मैं यहाँ पे 8 डॉट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके 8 जेनॉन का 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और हम एफ 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 हम 6 जेनॉन को फ्लोरीन से कनेक्ट कर दिए, और हमें बच गया बस एक ही यहाँ पे लोन पेयर बच गया, मतलब इसमें आपको एक लोन पेयर हो गया। 3 2 1 ये आपको सेकंड ऑप्शन में आ गया। इसी के साथ हमारी पूरी एनसीटी 2023 का पूरा हमने केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।